मित्रों नमस्कार। व्यास वॉइस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग अस्थाई संसदीय समिति जो कार्मिक विभाग के लिए बनी है उसके एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो 131वीं रिपोर्ट है, 131st रिपोर्ट जिसको कहते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में 6 अगस्त के इकोनॉमिक टाइम्स में काफ़ी विस्तार से निकला हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि जो सिविल सेवाएं हैं उनमें तकनीकी बैकग्राउंड के विद्यार्थियों या छात्रों या कैंडिडेट्स की सहभागिता बढ़ती चली जा रही है। टेक्निकल से आशय है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और जो मेडिकल के ग्रेजुएट्स हैं उनसे उनका अभिप्राय है। और चिंता का सबब उनके लिए यह है कि इससे देश में जो एक्सेप्शनल इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकलने वाले इंजीनियर्स हैं, जिनका योगदान देश के विकास में बहुत ज़्यादा है, वे जब चले जा रहे हैं तो फिर देश में इंजीनियर्स की कमी होती चली जा रही है। ये उनका मूल तर्क है या मूल एनालिसिस है या मूल निष्कर्ष है। एक शब्द का उसमें इस्तेमाल हुआ है कि वे सिविल सेवाओं के आकर्षण के कारण दे आर बीइंग एल्योर्ड टुवर्ड सिविल सर्विसेज, इस तरह की बात उसमें कही गई है। यूपीएससी ने एक डेटा दिया था इस स्टैंडिंग कमेटी को 2011 से लेकर 2020 के बीच में जो चयन हुए हैं विभिन्न बैकग्राउंड के विद्यार्थियों छात्रों के, उसके बारे में जो डेटा एनालिसिस किया इस समिति ने, उसके अनुसार जो टेक्निकल सर्विस जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वाले लोग हैं इंजीनियरिंग में, अगर मैं कहूँ उसको, तो जहाँ पे 2011 में उनकी संख्या 46% थी, वो संख्या बढ़ के 65% हो गई है। हालांकि मेडिकल के स्टूडेंट्स की जो संख्या है वह पहले 14% यानी 14% थी, वो घट करके केवल 4% रही है। इसलिए वो दोनों मिला के 70% के आसपास क्यों बात कह रहे हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो पढ़ने वाले स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी संख्या 27% थी 2011 में, जो 2020 में घट के 23% रह गई है। और बाकी कुछ दूसरे बैकग्राउंड के विद्यार्थी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, जैसे लॉ हो गया या फिर उसी तरीके से मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंसी, कॉमर्स इत्यादि हो गया, उसके विद्यार्थी उसमें। अब हम समझें कि जब वो कहते हैं कि साहब ये टेक्निकल जो विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनके आने से देश में एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंजीनियर्स की कमी होती चली जाएगी, इस हाइपोथेसिस को एग्जामिन करें और जो एल्योरमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है उसे भी थोड़ा सा एग्जामिन करें और हम लोग इसके आधार पे अपना कुछ निष्कर्ष भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो सिविल सेवाएं हैं उसमें इंडियन फॉरेन सर्विस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, इंडियन पुलिस सर्विस आता है और सेंट्रल सर्विसेज के एक पूरा ग्रुप है जो ग्रुप ए का सेंट्रल सर्विसेज कहे जाते हैं। उसमें इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, ऑडिट अकाउंट है, डिफेंस अकाउंट है, रेलवेज की बहुत सारी नौकरियां हैं प्रमुख रूप से, और इंडियन पोस्टल सर्विस वगैरह भी है और बहुत सारी दूसरी अन्य नौकरियां उसमें शामिल हैं, अन्य सर्विस सेवाएं उसमें शामिल है। उसके अलावा ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज का होता है, जिसमें लोग सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर स्तर के पदाधिकारी होते हैं और वे अन्य विभागों, मंत्रालयों में भी कहा जाए, भारत सरकार में मंत्रालय होते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों में उस स्तर के पदों पर उनकी बहाली होती है। मैं समझता हूँ कि इन सभी सेवाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो हर साल बामुश्किल 1000 के आसपास बहाली होती है। आईएफएस में मोटे तौर पर मैं कहूँ तो 10-20 से ज़्यादा कभी बहाली होती नहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जिसको ज़्यादा लोग ग्लैमरस सेवा मानते रहे हैं, उसमें मोटे तौर पर 150 के आसपास, कभी कम कभी ज़्यादा, उसी के आसपास बहाली होती है। और इंडियन पुलिस सर्विस, उसको भी बहुत ग्लैमरस मानते हैं, वर्दी पहनते हैं लोग और हाथ में डंडा रहेगा और लोग डरते हैं पुलिस के पदाधिकारियों से।
तो उनका भी फील्ड में बड़ा दबदबा रहता है, तो उनके भी जो पद हैं 50-60 से ज़्यादा नहीं होते। तो कुल मिलाकर के जो 3 जिसको हम कहेंगे सेवाएं हैं, उनमें जो पद है वो मोटा मोटी 200 के आसपास बैठता है। जो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के पद हैं उसमें से 400-450 और जोड़ दीजिए, और जो बचे हुए पद हैं वे पद ग्रुप बी के पद हैं। अब यूँ समझा जाए कि इतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है। अब यदि 65 से 70% तकनीकी बैकग्राउंड के लोग विद्यार्थी उसमें आते हो तो कितने का एब्जॉर्प्शन होगा? मोटे तौर पे 500, 600, 700। और जो इंजीनियर्स पैदा होते हैं हमारे देश में, जो पढ़ने के बाद निकलते हैं इंस्टीट्यूशन से, उनकी कितनी संख्या होती है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उनकी संख्या नहीं दी है। लेकिन आप सभी इस बात को जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि कई टीयर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, IITs होते हैं जो टॉप के माने जाते हैं। पहले 5 थे, 7 हुए, अब अनगिनत हो गए हैं। इसके अलावे जो NITs हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनको पहले कहा जाता था, उनमें से अधिकांश NIT हो गए हैं। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक आध जरूर होंगे, और कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बहुत ही मशहूर माने जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसको मैं Tier 2 में जोड़ता हूँ। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली का है, या उस्मानिया यूनिवर्सिटी का है। इसी प्रकार से साउथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई होती है, उनको मैं Tier 2 मानता हूँ। और तीसरे तरह के हैं जो स्टेट लेवल के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं। तो हर साल इन 600-700 जो जिनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है सिविल सेवाओं में, उससे भारी संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं। और मुझे लगता है कि यदि उनका जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया होता तो शायद वो सिविल सेवाओं की तरफ नहीं आते। स्टैंडिंग कमेटी ये कह रही है कि इनको डिस्करेज करने के लिए, यानी इनकी यहाँ पे कम आए, उसके लिए जो परीक्षा की पद्धति है, जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, उसे बदलाव किया जाए। हम उस पर आएंगे कि क्या क्या बदलाव पहले किए गए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के विद्यार्थी चले आ रहे हैं, तो नए बदलाव से क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो एक बात तो वो साफ है कि जो IIT से इंजीनियर्स पैदा होते हैं, वे कोर इंजीनियरिंग जॉब बहुत कम लोग उसमें से ग्रहण करते हैं। कारण उसका बहुत साफ है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वो क्रीम माने जाते हैं इंजीनियरिंग सेवाओं के, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कह सकते हैं, स्ट्रीम के। तो उसमें से बहुत सारे लोग बैंकिंग में जाते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में जाते हैं, और बहुत सारे तो MBA करके वो बाहर निकल जाते हैं। या अगर इंजीनियरिंग में भी रहना हो तो जो टेक कंपनीज है, गूगल है, वीसा है, या अमेज़ॉन है, इस तरह की बहुत सारी टेक कंपनियां, फेसबुक है। हालांकि आज की तारीख में छटनी हो रही है, लेकिन अगर आप जाएंगे, जिसको कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो आपको बहुत सारे इंजीनियर्स इन टेक कंपनियों में काम करते हुए मिल जाएंगे। तो जो IITians हैं वो तो कोर इंजीनियरिंग जॉब करना नहीं चाहते। ये तो बिल्कुल सत्य है, और इसको ये समझना पड़ेगा कि क्या उनको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो इंजीनियर बने, और इंजीनियर बन करके देश की सेवा करें। जो सेकेंड टीयर के हैं और जो थर्ड टीयर के हैं, सेकेंड टीयर में भी बहुत सारे लोगों को विदेशों में चले जाते हैं, वो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी वगैरह के जॉब करते हैं। कुछ ज़रूर उसमें से करते होंगे इंजीनियरिंग के जॉब। और जो तीसरे टीयर के हैं, उनके समक्ष तो उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए वे जॉब की तलाश में रहते हैं। और मेरी समझ ये कहती है कि जिस तरह का जॉब वो चाहते हैं, उस तरह का जॉब देश में मिल नहीं पा रहा है। इंजीनियर्स के लिए भी बड़ी बेरोज़गारी है। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, डॉक्टर्स को अगर आप अपॉइंट करते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है? उनकी पोस्टिंग देहात में होती है, गांव में होती है, PSC में होती है, और वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे अच्छे शहरों में रह करके उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, और इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कई जगहों पर है। बहुत कम उसमें से डॉक्टर्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होता है। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन उसमें जो सीनियर्स होते जाएंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, जो कम वाले हैं उनको कम मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर्स के साथ वो समस्या नहीं है जो इंजीनियर्स के साथ समस्या है, क्योंकि यदि डॉक्टर्स कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर्स की कमी इस वजह से इस देश में
होती चली जा रही है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे सिविल सर्विसेज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शायद जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं उनको इस तरह का आंकड़ा भी पेश करना चाहिए था कि हर साल देश के सभी राज्यों को मिला करके कुल कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। उस ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं, एमई करके या एमटेक करके विद्यार्थी निकलते हैं। अब दूसरी बात मैं आऊँगा कि एल्योरमेंट की बात कही गई है, तो ये समझना चाहिए कि वे किन सेवाओं के लिए एल्योर्ड होते हैं, किन सेवाओं के लिए उनका आकर्षण होता है, किन सेवाओं में खींचे चले जाते हैं। देखिए, जो हिंदी हार्टलैंड है उसमें रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो आम जनता को बहुत चमकदार, बहुत आकर्षक लगती हैं। हालांकि उतना आकर्षण है कि नहीं, उतनी चमक है कि नहीं, वो तो जो सेवा में हो ही बताएंगे। ये दो सेवाएं हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS, इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS। और कोइंसिडेंटली मुझे दोनों सेवाओं में काम करने का मौका मिला है। पहले मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ था, मैंने पूरी ट्रेनिंग की डिस्ट्रिक्ट में, इलाहाबाद में मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए गया था, मेरा सिलेक्शन IAS में हो गया, मैं बिहार कैडर में आ गया। तो मैंने दोनों को देखा, लेकिन मैं आम जनता के व्यू पॉइंट से बात करना चाहूँगा कि ये चमकदार सेवाएँ दिखलाई पड़ती हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंजीनियरिंग के या जो हमारे मेडिकल के जो विद्यार्थी आना चाहते हैं सिविल सेवाओं में, वो संभवतः इन्हीं दो सेवाओं को चमकदार मानते हुए, ग्लैमरस मानते हुए आना चाहते हैं। उनको लगता है बड़ा आदर है, बहुत सुविधाएं हैं। अब कितनी सुविधाएं हैं कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि है, समाज में आदर है, सुविधाएं हैं, रोब दाब है। अगर ड्रेस पहन लेंगे या ड्रेस नहीं पहनेंगे, जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएंगे तो बड़ा रोब दाब है, ऐसा उनको लगता है। तो ये इसकी कितनी वैकेंसी होती है? मैंने कहा 150, और IPS को जोड़ लीजिए तो मोटे तौर पर 50-60, तो 200 के आसपास इनकी वैकेंसी होती है। तो लोगों का एल्योरमेंट इन दो सेवाओं के प्रति ज़्यादा है, और उसके उनके अपने कारण हैं, बट समाज मानता है। लेकिन इनकम टैक्स को भी अहमदाबाद जाइए, चेन्नई जाइए, बॉम्बे जाइए, बड़े शहरों में दिल्ली में जाइए, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी काफ़ी महत्व मिलता है। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, खास करके बड़े पूंजीपति, उनके लिए मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे साथी उन सेवाओं में है, उनका बहुत ही चमकदार ज़िंदगी दिखलाई पड़ती है। हम लोग जो IAS में थे, हम लोग उनके सामने बहुत ही सामान्य किस्म के दिखलाई पड़ते हैं। तो ये आकर्षण की बात हुई कि इन 200-250 पदों के लिए फॉरेन सर्विस, विदेश में फोर्थ सेक्रेटरी बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद 3rd सेक्रेटरी, 2nd सेक्रेटरी, 1st सेक्रेटरी, जो हमारी एम्बेसीज उसमें बनते हैं, फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसमें भी आते हैं, और फिर वो देशों में एम्बेसडर बनते हैं, छोटे देशों से शुरू करके बड़े देशों में। उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, किंतु बहुत सारे लोग उसे भी बहुत चमकदार मानते हैं और उधर भी जा रहे होंगे। तो अगर इंजीनियर्स के लिए नौकरियों का बेहतर प्रबंध नहीं हो, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहे, तो हर जगह हाथ पांव जरूर मारेंगे, और उसमें सिविल सर्विसेज भी है। ये कहना चाहिए कि 90 के दशक में जब इकोनॉमी ओपन हुई तो पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर आया, और वहाँ पर तकनीकी रूप से ट्रेंड इस मैन पावर को एब्जॉर्प्शन मिला। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने कहा, सभी लोगों को मिल ही जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हर जगह हाथ पांव मारना आवश्यक हो जाता है। मैं कई मित्रों को अपने जानता हूँ जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में थे और वे इंडियन पुलिस सर्विस में आ गए, क्योंकि वे हिंदी हार्टलैंड के रहने वाले थे। अब हम समझें कि क्या जो पैटर्न है रिक्रूटमेंट का, उसको बदल देने से ये लोग डिस्करेज हो सकते हैं। पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताना ज़रूर आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि 79 के पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IAS और IFS के लिए क्या पैटर्न था और बाकी के लिए क्या पैटर्न था। अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस का चॉइस देना था तो कंपलसरी पेपर मुश्किल से 1 या 2 होते थे, गैसे का होता था, जनरल स्टडीज़ का होता था। उसके अलावा आपको लोअर पेपर्स, जिसको विषय कहते हैं, 3 विषय लोअर में चुनने पड़ते थे। लोअर का बनाया गया था कौन कौन से विषय लोअर में आएंगे, और 2 हायर विषय चुनने पड़ते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट माना जाता था कि अगर एकेडमिकली आप एक्सलेंट विद्यार्थी रहे हैं तो आपको 5
ऑप्शनल लेने पड़ेंगे और कंपलसरी तो कम था। ये परंपरा चलती रही और उस समय जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो मानना पड़ेगा कि जिनका IAS में हुआ था, IFS में हुआ था, वो माना जाता था कि वो बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, क्योंकि इतने पेपर्स को और इतने सब्जेक्ट्स को पढ़ना और पढ़ करके आगे बढ़ना, और इंटरव्यू भी होता था। तो मेन मतलब एग्जामिनेशन हुआ, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हुआ, इसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके आधार पर जाते थे लोग। तो मेरिट की तलाश होती थी। उस समय भी कुछ IITians आने लगे थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है, IITians आने लगे थे और मेडिकल के भी विद्यार्थी आने लगे थे IAS में और फॉरेन सर्विसेज में। 79 में UPSC ने पूरे पैटर्न को बदल दिया। उन्होंने प्रीलिम्स शुरू किया, स्क्रीनिंग, क्योंकि काफ़ी लाखों विद्यार्थी अप्लाई करते थे, तो सभी लोगों को रिटन टेस्ट में बैठाने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने पहले प्रीलिम्स शुरू किया, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट आप कह सकते हैं। उसमें एक ऑप्शनल पेपर था जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, और एक संभवतः, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्वालिफाइंग पेपर था, शायद लैंग्वेज का कोई पेपर था, और एसए को हटा दिया गया था। और प्रीलिम्स में उतने लोगों का सिलेक्शन होता था, क्वालिफाई कराया जाता था, जितने लोग मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुने को क्वालिफाई कराया जाता था, और वे फिर मेंस में बैठते थे। और मेंस में जो कंपलसरी पेपर है, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर हो जाता था, और संभवतः एक आध और इंग्लिश का या एसए वगैरह का पेपर होता था। पूरी तरह से मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बड़ा लंबा समय गुजर गया। मैंने ढूंढने की कोशिश की UPSC के वेबसाइट पर, लेकिन मिला नहीं। लेकिन मैं चूँकि उसी बैच में आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा स्मरण है। और ऑप्शनल के रूप में 2 विषय चुनने पड़ते थे। 2 विषय चुनने पड़ते थे, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। और प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर के मेरिट लिस्ट निकला करती थी, और लोगों का सिलेक्शन होता था। यानी एक यूनिफाइड परीक्षा शुरू हुई। जो टॉप में रहते थे वो IAS या फॉरेन सर्विस लेते थे, उसके बाद वाले पुलिस या इनकम टैक्स, सेंट्रल सर्विसेज, सब में जाया करते थे। मेरा चूँकि IPS में भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि चॉइस आपको देना पड़ता था। देखा गया धीरे धीरे कि इसका मतलब कि केवल एकेडमिक नॉलेज के आधार पर विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सुबह ट्रेनिंग में जाते थे, और ट्रेनिंग में अपना अपना IAS की ट्रेनिंग अलग होती थी। फाउंडेशन कोर्स में तो सभी को साथ रखा जाता था, अब तो फाउंडेशन कोर्स भी अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन साथ रखा जाता था। और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती थी, हर सेवाओं की होती थी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए जहाँ पे लोग जाया करते थे। बाद में देखा गया कि केवल एकेडमिक एक्सेलेंस वाले ही विद्यार्थी आ रहे हैं, और ये भी देखा गया कि जिन विद्यार्थियों का IPS में होता था वो IAS में बैठने के लिए 1 साल ज्वाइन नहीं करते थे, या 6 महीने ज्वाइन नहीं करते थे, छुट्टी लेनी पड़ती थी। यानी आप अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते थे। अब आप कहेंगे साहब ये रैंक को इम्प्रूव करने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि IAS में जो प्रमोशनल एवेन्यूज थे या पे स्केल था, या फॉरेन सर्विस में जो प्रमोशनल एवेन्यू पे स्केल थे, वो बाकी से ज़्यादा थे, तो इसलिए लोग इम्प्रूव किया करते थे। बाद में आज की तारीख में मोटे तौर पर बहुत कम अंतर बच गया है। इसलिए अगर जो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं वो केवल इसी वजह से करते हैं कि उनको लगता है कि वो या तो पुलिस या इनकम टैक्स या रेलवेज़ की बजाय वो IAS में वही एल्योरमेंट, वही उनको लगता है चमकदार चीज़ें हैं, इसलिए वो जाना चाहते हैं। अभी प्रीलिम्स है ही, और प्रीलिम्स के साथ साथ फिर मेंस में 9 पेपर हो गए हैं, और 9 पेपर में 2 पेपर तो साहब क्वालिफाइंग है। एक तो हिंदी का इंडियन लैंग्वेजेस का है और इंग्लिश का है, 2 ये क्वालिफाइंग हो गए हैं। बाकी 7 में एक एसए का पेपर है और 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के हैं, और जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, इस तरह की चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और फिर 2 पेपर ऑप्शनल के हैं, नहीं ऑप्शनल को एक विषय लेना है। तो आप देखेंगे कि जो आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएट लेवल पे, उसके बारे में कम कर दिया गया। हालांकि जो जितने विषय हैं उसमें इंजीनियरिंग के भी विषय हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इंजीनियरिंग का विषय लेता है। जनरली लोग ह्यूमैनिटीज़ के विषय लेकर के मेहनत करते हैं, और कोचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके माध्यम से लोग चले आ रहे हैं।
मैं नहीं समझता कि टेक्निकल पर्सन्स को आने से रोकना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। परीक्षा के सिस्टम के बदलाव के बावजूद लोगों का यहाँ पे आना जारी है, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो अगर वो फील्ड जॉब में IAS IPS में रहते हैं, इससे जॉब की क्वालिटी भी बेहतर होती है। IAS के बारे में तो मैं जानता हूँ कि जो विकास के काम होते हैं, अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो वह बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकता है। यदि कोई डॉक्टर है तो हेल्थ के सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ के उसको इम्प्रूव कर सकता है। इंजीनियरिंग का जो विद्यार्थी, सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें बेहतर योगदान दे सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्यों हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो माननीय सदस्यगण हैं इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। तो मित्रों, मेरा यही कहना था। यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।